हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 10वीं और 12वीं फेल हुए छात्राओं के लिए फिर पास होने का मौका। जैक ने जारी किया सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल। अगर आप किसी कारणवश जैक बोर्ड की मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल हो गए हैं तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जैक द्वारा निर्धारित सप्लीमेंट्री परीक्षा के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों परीक्षाएं पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र 18 अगस्त से जैक की वेबसाइट www.jscjharkhand.gov.in के माध्यम से सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों मिलाकर लगभग 25,000 छात्र भाग लेंगे। जैक अध्यक्ष नटवा हंसदा के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लिखित परीक्षा के बाद दोनों परीक्षाओं के लिए 2 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाएगा। जैक ने सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों को निर्देश किया कि वे प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक 3 सितंबर से 9 सितंबर के बीच जैक की वेबसाइट www.jsc.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अवश्य भेजें और उसकी एक प्रति 12 सितंबर तक जैक कार्यालय में जमा करें। झारखंड के चांडिल में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, ट्रैक पर फैला मलबा, कई ट्रेनों का परिचालन ठप। जमशेदपुर के चांडिल रेलखंड पर 2 मालगाड़ियों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस घटना के लिहाज से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल अंतर्गत चांडिल में 2 मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। चांडिल रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर पोल संख्या 372 के पास 2 मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रैक पर मलबा फैल गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी टाटानगर से बोकारो जा रही थी, जबकि दूसरी बोकारो से टाटानगर आ रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। कुछ क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई है, जिनका इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा। राहत टीम भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और ट्रैक बहाल करने में जुटी है। दुर्घटना के बाद चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट पर सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन तत्काल रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। धनबाद में अवैध खनन के दौरान चाल धंसी, एक मरा, 100 लेकर भागे ग्रामीण। धनबाद जिले के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत राजा कोलवरी ओसीपी में अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खनन कार्य के दौरान चाल धंसने से बीरसिंह गांव के रहने वाले 36 वर्षीय बाबू गौरई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी गांव के 26 वर्षीय मंगल बावरी समेत कई लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार राजा कोलवरी क्षेत्र में दर्जनों अवैध मुहाने के जरिए प्रतिदिन सैकड़ों महिला पुरुष कोयला निकालने का काम करते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। बावजूद इसके बीते 2 महीनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। अनुमान है कि इसी असुरक्षित और अवैध खनन प्रक्रिया के चलते यह हादसा हुआ है। घटना उस वक्त हुई जब कोलवरी के आवासीय परिसर और दुर्गा मंदिर के नीचे कोयला निकाला जा रहा था। अचानक ऊपर की मिट्टी और मलबा धंस गया, जिसकी चपेट में बाबू गौराई आ गए और मलबे में दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंगल बावरी मलबे में कमर से नीचे तक फंस गए। इसके अलावा 3 अन्य लोग को भी हल्के चोटें आई है। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने खुद ही बचाव कार्य शुरू किया और बीरसिंहपुर तथा डांगा पाड़ा से पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। घायल मंगल बावरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक बाबू गौराई का अंतिम संस्कार डांगा पाड़ा शमशान घाट में किया गया।
रांची के पुरानी विधानसभा के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। शनिवार सुबह रांची के पुराने विधानसभा भवन के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही। होमगार्ड नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका पर 12 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड के चाईबासा जिले में हो रही होमगार्ड बहाली के विरुद्ध दायर याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी की ओर से दायर याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है। याचिका में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राजीव कुमार तिवारी के अलावा चाईबासा जिले के अध्यक्ष चरण चातर, सरायकेला खरसावां जिला के अध्यक्ष प्रकाश पूर्ति एवं सरायकेला के 3 अभ्यर्थी प्रार्थी हैं। याचिका में झारखंड के सभी उपायुक्त, होमगार्ड डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा चाईबासा एवं पुलिस अधीक्षक चाईबासा को पार्टी बनाया गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार 11 अगस्त को। कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार 11 अगस्त को होगा। कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार दिन के 11 बजे से शुरू होगा। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने दी है। उन्होंने बताया कि जनता दरबार जनता से सीधे जुड़ाव का सिर्फ एक माध्यम ही नहीं बल्कि आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास है, जिससे जनता का भरोसा सरकार और प्रशासन पर कायम रहे। इससे पहले मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर का भी जनता दरबार लग चुका है। दुमका में जेल कक्षपालों की भर्ती की तिथि में बदलाव, गृह विभाग ने आदेश जारी किया। झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दुमका में आयोजित होने वाली जेल कक्षपाल की भर्ती की तारीख बदल दी है। पहले यह भर्ती 12 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। अब भर्ती की तिथि 16 सितंबर तय की गई है। जेल कक्षपाल की भर्ती को लेकर बाकी जिलों के लिए निर्धारित तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के 4 केंद्रीय कारा के अंतर्गत आने वाली 23 जेलों के लिए कुल संविदा के आधार पर 256 पदों पर कक्षपाल की बहाली निकाली गई है। इसमें धनबाद में 24, चास बोकारो में 18, केंद्रीय कारा दुमका अंतर्गत आने वाले राजमहल में 1, दुमका में 3, देवघर में 2, जामताड़ा में 10, गोड्डा में 2, साहिबगंज और पाकुड़ में 1-1 पद पर बहाली होगी। 20,000 का मानदेय, प्रति वर्ष 8% की वृद्धि जारी अधिसूचना के आधार पर कक्षपाल के लिए 20,000 रुपये का मानदेय तय किया गया है। प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के बाद 8% की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए उम्र सीमा 55 वर्ष तय की गई है। इस बार महिला सैनिकों को भी नियुक्ति में आरक्षण दिया गया है। गौरतलब है कि कारा में पुरुष सैनिकों के लिए नियुक्तियां निकाली जाती है। हालांकि कई बार नियुक्ति के विपरीत पर्याप्त सैनिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। रेलवे में पैरामेडिकल पदों पर भर्ती, 434 पदों पर निकली वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न श्रेणियों के पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2025 जारी कर दिया है। इस नोटिस के तहत कुल 434 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ईसीजी तकनीशियन आदि शामिल है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जिन्होंने आवश्यक शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताएं पूरी कर ली है। फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन केवल आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी और विस्तृत अधिसूचना उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सीबीटी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा की गतिविधियां बाद में वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। चाईबासा के मनोहरपुर में बस के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में शनिवार को बस की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना मनोहरपुर छोटा नागरा मुख्य मार्ग पर जमकुंडिया के समीप हुई है। मृतक की पहचान सलाई के हिनुआ गांव निवासी मंगल सिद्धू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हिनुआ गांव निवासी मंगल सिद्धू बाइक पर सवार होकर छोटा नागरा से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में जामकुंडिया के समीप सामने से आ रही यात्री बस ने
बाइक को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मंगल सेधु गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल मंगल सेधु को इलाज के लिए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर मनोहरपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रक्षाबंधन पर मंत्री इरफान अंसारी का 10,000 पदों की बहाली का ऐलान, 6,000 पद बहनों के नाम। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार झारखंड में गमगीन माहौल के बीच मनाया जा रहा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण पूरे झारखंड में गम का माहौल है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को मिहिजाम स्थित दुर्गा मंडप पहुंचे, जहां बहनें बड़े उत्साह और प्रेम से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे इरफान अंसारी ने मंडप में प्रवेश किया, माहौल स्नेह से भर गया। बहनों ने राखी की थाल सजाकर उनका स्वागत किया और स्नेह के साथ राखी बांधने लगी। देखते ही देखते उनकी दोनों कलाइयाँ रंग बिरंगी राखियों से भर गई। हर बहन के चेहरे पर अपने भाई को राखी बांधने की खुशी साफ झलक रही थी। मंत्री जी ने बड़े ही सादगी और शांत मन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की उदासी बनी रही। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। एक ओर यह भाई बहन के रिश्ते को मनाने का दिन है, वहीं दूसरी ओर हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी के निधन का गम भी है। उनका जाना मेरे जीवन और राजनीति दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन बहनों का स्नेह ऐसा है जिसे ठुकराना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा अपनी बहनों की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए खड़ा रहा हूँ। मेरा संकल्प केवल उनकी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का है। इसी कारण आज पूरे जामताड़ा की महिलाएं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी जीत और मेरी यात्रा में मेरी बहनों की दुआओं का बड़ा योगदान है। आपकी दुआ से मैं लगातार 3 बार विधायक बना और आज मंत्री के रूप में सेवा कर रहा हूं। मंत्री ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं मजबूत होंगी तभी घर मजबूत होगा, और जब घर मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चौकीदार बहाली मामला, एफआईआर के बाद अभ्यर्थियों और अधिकारियों को भेजा जा रहा नोटिस। पलामू में जनवरी 2025 चौकीदार के पद पर हुई बहाली को लेकर बड़ी खबर पलामू जिले से निकलकर सामने आ रही है। चौकीदार बहाली के मामले में 10 अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब प्रशासन की ओर से उनको नोटिस भेजा जा रहा। जून महीने में मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। हालांकि पुलिस को सिर्फ एफआईआर का आवेदन और एफआईआर के निर्णय संबंधी कागजात उपलब्ध कराए गए हैं। बहाली से संबंधित कोई भी वीडियो और बयान आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। पूरे मामले में पलामू के चौकीदार शाखा को नोटिस जारी कर बहाली से संबंधित वीडियो, बहाली के कागजात और बयान लेने वाली है। बहाली में शामिल अन्य पदाधिकारी को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही आरोपित अभ्यर्थी को भी नोटिस भेजा जाएगा। दरअसल पलामू में 155 पदों पर चौकीदार की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 15 से 17 जनवरी 2025 तक चौकीदार बहाली के लिए शारीरिक दस्ता का आकलन किया गया। शारीरिक दस्ता में उत्तीर्ण 138 अभ्यर्थी की प्रमाण पत्रों की जांच की गई। 25 जनवरी 2025 को पलामू के तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में चौकीदारी स्थापना समिति की बैठक हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य के प्रमुख हॉस्पिटल रिम्स की हालत दयनीय क्यों? झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में मरीजों के बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर लगातार चौथे दिन सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिम्स के निरीक्षण की रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई। निदेशक ने पूछा, राज्य के प्रमुख हॉस्पिटल रिम्स की हालत दयनीय क्यों है? आप कितने दिनों से रिम्स के निदेशक का पद संभाल रहे हैं? राज्य सरकार हर साल रिम्स को करोड़ों रुपए का फंड देती है। फंड बिना उपयोग किए वापस हो जाता है। आपके पास 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार भी है। इसके बावजूद रिम्स की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? उसकी स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो रही है? खंडपीठ ने रिपोर्ट देखते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, रिम्स के वार्ड, उसके बाथरूम, फ्लोर, भवन की छत, बिल्डिंग की स्थिति भी ठीक नहीं है। बेसमेंट में पानी का जमाव है। समय पर बिल्डिंग का मरम्मत नहीं होती है।
बर्न वार्ड में पंखा एसी खराब पड़ा हुआ, इमरजेंसी की स्थिति ठीक नहीं है, नर्स कंपाउंडर की कमी है, मेडिकल उपकरण खराब है, कई तरह की जांच बाहर से करानी पड़ती है। खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए रिम्स के निदेशक व झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सभी बिंदुओं पर 11 अगस्त तक विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार उपस्थित थे। अगली सुनवाई के दौरान भी उपस्थित रहने के कहा गया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे ने रिम्स का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में रिम्स में मरीजों का इलाज, इमरजेंसी वार्ड, बाथरूम, मेडिकल उपकरण, बिजली, पानी, साफ सफाई जैसे बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का वर्णन किया गया। यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। उल्लेखनीय है कि रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिकाओं में तब्दील कर दिया था। साथ ही प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर रिम्स की व्यवस्था बेहतर बनाने की मांग की गई है। दोनों जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी में युवती की शव मिलने से सनसनी। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर रोड नंबर 1 के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्वर्ण रेखा नदी में एक अज्ञात महिला का शव बहते हुए देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उलीडी थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया। महिला की उम्र करीब 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही। उलीडी थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि शव नदी में बहते हुए रामनगर इलाके तक पहुंचा है और संभवतः महिला की मौत कुछ दिन पहले हुई होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। इधर पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी जांच कर रही है ताकि महिला की पहचान सुनिश्चित की जा सके। वहीं घटना के बाद इस इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। रांची में सादगी के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस था जिसे हर साल धूमधाम और भव्य के साथ मनाया जाता है। रांची में भी इस दिन को खास तरीके से मनाया जाए, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद इस वर्ष यह दिवस सादगी के साथ मनाया गया। सिरम टोली स्थित केंद्रीय सरना समिति स्थल पर आदिवासी संगठनों ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इसके बाद आदिवासी संगठनों ने केंद्रीय सरना स्थल से अल्बर्ट इक्का चौक तक एक जुलूस निकाला जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। यह जुलूस तीर धनुष, मांदर और हाथों में बैनर लेकर बड़ी सादगी से निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग पोस्टर भी लिए हुए थे जिसमें नारे लिखे थे जैसे निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यह दिन आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है और यह उनका संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। हजारीबाग का जनजातीय अध्ययन केंद्र बना 100 पीस। प्रधानमंत्री का सपना अधूरा, कब शुरू होगा ट्राइबल स्टडी सेंटर। पूरे देश में जहां शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, वहीं हजारीबाग में करोड़ों की लागत से बना जनजातीय अध्ययन केंद्र वीरान पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए बनाया गया यह सेंटर सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गया है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र 22,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह 3 मंजिला भवन है जिसमें 4 स्टूडियो, 1 क्लासरूम, 1 ऑडिटोरियम, डायरेक्टर ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और शौचालय है। लेकिन अफसोस यह भवन आज भी खाली पड़ा हुआ है। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग आगमन के दौरान इस सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। इस देश का दूसरा ट्राइबल स्टडी सेंटर बनना था जिसका मकसद आदिवासी समाज पर शोध कार्य और छात्रों को इस क्षेत्र में प्रेरित करना था। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सरकारी रवैये के कारण यहाँ अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। इस सेंटर के निर्माण में हजारीबाग के तत्कालीन भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की भी अहम भूमिका रही, लेकिन भवन हैंडओवर न होने और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह सेंटर आज सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गया है। सरकार एक और आदिवासी समाज के उत्थान की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर उनसे जुड़े अध्ययन केंद्र की अपेक्षा करना कई सवाल खड़ा करता है।
करोड़ों की लागत से बना यह जनजातीय अध्ययन केंद्र जिम्मेदारों की लापरवाही की एक जीवंत मिसाल है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि करोड़ों का यह प्रोजेक्ट कब आदिवासी समाज के लिए वास्तव में उपयोगी साबित होगा। रांची में अगस्त महीने की पेंशन राशि लाभुक के खाते में भेजी गई। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के 2,21,270 लाभुक को अगस्त महीने की पेंशन राशि भेज दी गई है। यह रकम सीधे लाभुक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। हर लाभुक को 1,000 रुपये मिले हैं, जिससे कुल भुगतान 22,12,70,000 रुपये हुआ है। जीएसटी घोटाले में ईडी की छापेमारी समाप्त। 27 लाख नगद व दस्तावेज जब्त। 750 करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले में छापेमारी के दूसरे दौर में 27 लाख रुपए नगद जब्त किया गया। इसके अलावा विभिन्न ठिकानों से घोटाले से जुड़े नए दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जीएसटी घोटाले में 7 अगस्त से शुरू हुई छापेमारी 8 अगस्त की देर रात समाप्त हो गई। ईडी ने 7 अगस्त को 6 लोगों के 12 ठिकानों पर शुरू की थी। जीएसटी घोटाले से जुड़े जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, उसमें रांची के श्याम ठक्कर, जमशेदपुर के ज्ञानचंद जायसवाल, सरायकेला के पांचानंद सरदार, धनबाद के चीनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल और मुंबई के अंकेश जैन उर्फ मलिक जी के नाम शामिल है। छापेमारी के दौरान रांची के श्याम ठक्कर के ठिकानों से करीब 12 लाख और जमशेदपुर के व्यापारी ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों से 15 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इन दोनों ही व्यापारियों द्वारा फर्जी जीएसटी बिल जारी किया जाता है। इन लोगों ने भी जीएसटी घोटाले को अंजाम देने के लिए सेल कंपनियां बना रखी है। इसमें से कुछ कंपनियों के निदेशक वे खुद ही हैं। रांची के श्याम ठक्कर ने नगद राशि इधर उधर करने के लिए अगड़िया का इस्तेमाल किया है। झारखंड में हर दिन 17 सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की हो रही मौत। झारखंड में हर दिन 17 सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के अलग अलग जिलों में इस साल जनवरी से जून महीने तक यानी 6 महीने में 3078 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें से 2478 लोगों की जान चली गई है। झारखंड के जिन जिलों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, उसमें रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला और पलामू जिले में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं से मौत हुई है। झारखंड में सड़क हादसे और उसमें होने वाली मौतों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 19 जिले में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जबकि राजधानी रांची समेत 5 जिले में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की संख्या में थोड़ी कमी आई है। साल 2024 के तुलना में साल 2025 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की संख्या बढ़ी है। साल 2024 में जनवरी से जून महीने तक सड़क दुर्घटना में 2166 लोगों की जान गई थी, जबकि साल 2025 में जनवरी से जून तक मौत की संख्या बढ़कर 2478 हो गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के योगदान को किया याद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 अगस्त 2025 शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता शिबू सोरेन के योगदान को याद किया। शिबू सोरेन के निधन की वजह से आदिवासी दिवस इस वर्ष सादगी से मनाया रहा। शिबू सोरेन का सोमवार 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया था। शिबू सोरेन 81 वर्ष के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ब्रेन हेमरेज की वजह से वह 1 महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन मेरे समर्थक, मेरे गुरु, मेरे पिता अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं। हालांकि उनका संघर्ष, उनके विचार और उनके आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। वे न केवल मेरे पिता थे, बल्कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय सहित झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल जंगल जमीन के सबसे मुखर रक्षक थे। हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासी समाज ने ही मानवता को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया। आदिवासी समाज का जीवन दर्शन प्रकृति से शुरू होता है और प्रकृति पर ही समाप्त होता है। हालांकि सदियों से आदिवासी और अन्य शोषित वंचित समुदाय हाशिए पर रहने को मजबूर रहे हैं। बाबा शिबू सोरेन ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विश्व के आदिवासी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने बाबा, दिसोम गुरु और अन्य सभी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों और बलिदानों के माध्यम से आदिवासी पहचान, संस्कृति, सभ्यता और अधिकारों की रक्षा की है।
हाईकोर्ट का आदेश, पारस हॉस्पिटल के पास से डंपिंग यार्ड को 2 दिनों में हटाए। झारखंड हाईकोर्ट ने झीरी में 22 टन कचरे के पहाड़ से हो रहे प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और रांची नगर निगम का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने पारस हॉस्पिटल के समीप नगर निगम के कचरा डंपिंग यार्ड को 2 दिनों के अंदर हटाने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही रांची में हो रहे पॉलीथीन के उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। खंडपीठ का मानना था कि रिसाइकलिंग नहीं होने वाला पॉलीथीन पर्यावरण के लिए जहर जैसा है, उसका उपयोग बंद होना चाहिए। खंडपीठ ने झीरी में कचरे के पहाड़ में जमा कूड़ा कचरा के निष्पादन करने वाली कंपनी मेसर्स गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश तथा रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदेव ने पैरवी की। श्री सहदेव ने खंडपीठ को बताया कि दिए गए समय में लक्ष्य के मुताबिक कचरा का निष्पादन नहीं करने पर कंपनी को शोकेज किया गया है। अप्रैल 2024 में कंपनी ने काम शुरू किया था। 2 साल का समय दिया गया था। कंपनी का कहना है कि विलंब के लिए ट्रेंड स्टाफ का नहीं होना तथा पर्याप्त मशीनरीज का नहीं रहना। उसके काम की मॉनिटरिंग के लिए GPS व CCTV कैमरा लगाया गया है। महाअधिवक्ता ने बताया कि नगर विकास विभाग रांची नगर निगम से मिलकर कचरे का निष्पादन करा रहा है। जमशेदपुर में एक साथ 3 मंदिरों में चोरी, चांदी के मुकुट, छत्र और नकदी ले उड़े चोर। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र स्थित खड़ंगा झार में चोरों ने एक ही रात में 3 मंदिरों को निशाना बनाया। श्री हनुमान मंदिर, श्री BPS मंदिर, गणेश मंदिर और TOP परिसर स्थित जटाधारी शिव मंदिर से चांदी के मुकुट, छत्र, नगद रुपए समेत कीमती सामान चोरी कर ले गए। अनुमानित नुकसान 2 लाख रुपए से अधिक का बताया जाता है। चोरी के दौरान BBS मंदिर परिसर में लगे CCTV फुटेज में एक चोर अर्धनग्न अवस्था में है। हाथ में रॉड लिए मंदिर में प्रवेश करता दिख रहा। यहाँ 6 दान पेटियां तोड़कर नकदी भी उड़ा ले गई। चोरों की सूचना मिलते हैं श्री हनुमान मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव राजेश मणि त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और टेल्को थाना को सूचित किया। मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद ने ट्वीट कर जमशेदपुर पुलिस से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उसके अनुसार TOP परिसर स्थित मंदिर तक असुरक्षित है। इससे अधिक चिंताजनक स्थिति और क्या होगी। अखाड़ा कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, सुमित जायसवाल, मनीष तिवारी, गौरव कुमार, रंजित कुमार, पंकज मिश्रा समेत कई स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए शीघ्र उद्भेदन की मांग की है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का झारखंड में हुआ सफल ट्रायल। 354 बोगी 7 इंजन के साथ पलामू से टोरी तक का सफर। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। यह ऐतिहासिक ट्रेन शुक्रवार की शाम पलामू जिले से गुजरते हुए टोरी शिवपुरी रेल लाइन तक पहुंची। इस मालगाड़ी का संचालन दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से शुरू हुआ और यह धनबाद रेल मंडल के क्षेत्र में प्रवेश करते ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। रुद्रास्त्र नाम की इस विशेष मालगाड़ी में कुल 354 बोगियां हैं और इसे चलाने के लिए 7 इंजन लगाए गए थे। इसकी कुल लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। रेलवे अधिकारी के अनुसार यह मालगाड़ी 3 लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार की गई है। मालगाड़ी जब पलामू के कजरी स्टेशन पर पहुंची तो वहां ड्राइवर और गार्ड को बदला गया। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन शाम 7:30 बजे पहुंची, जहां से इसके गुजरने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। रेलवे के हाजीपुर जोन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के लिए गौरव का विषय है। दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के DRM उदय सिंह मीना ने पुष्टि की है कि रुद्रास्त्र वर्तमान में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। यह ऐतिहासिक मालगाड़ी गुरुवार को दोपहर 2:20 से गंज ख्वाजा स्टेशन से रवाना हुई थी और जैसे ही इसने धनबाद रेल मंडल की सीमा में प्रवेश किया, रेलवे की सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी गई। रेलवे अधिकारी का कहना है कि ट्रायल की सफलता के बाद जल्द ही नियमित परिचालन को मंजूरी दी जाएगी। 10 अगस्त को पारस हॉस्पिटल में लगेगा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप। पारस हॉस्पिटल HEC परिसर में 10 अगस्त रविवार को निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। कैंप में निःशुल्क विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा निःशुल्क
ओपीडी परामर्श दिया जाएगा। इस शिविर में मरीजों को बीपी, शुगर, आरबीएस, ईसीजी, बीएमडी और बीएफटी जैसे महत्वपूर्ण जांचों की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा अन्य डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट पर 50% की छूट भी उपलब्ध होगी। कैंप में भाग लेने के लिए कॉल कर या पंजीयन अनिवार्य करना होगा। फैसिलिटी निदेशक डॉक्टर नितेश कुमार ने बताया कि पारस हॉस्पिटल में कटे होठ और कटे तालू का इलाज भी निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप का उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और शुरुआती जांच की सुविधा देना है। मार्केटिंग हेड मानस लाभ ने आम लोगों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। चतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी नक्सली हथियारों के जकीरों के साथ गिरफ्तार। चतरा पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के सक्रिय सदस्य को हथियारों के जकीरों के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में लावालोंग थाना क्षेत्र के खामडी जंगल में छापेमारी की गई। इस दौरान टीएसपीसी संगठन के सदस्य जमादार गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 3 देसी राइफल और 92 जिंदा राउंड बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जमादार गंजू न केवल अवैध हथियारों के साथ घूम रहा था, बल्कि टीएसपीसी के नाम पर इलाके में लेवी वसूलने का काम भी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 5 मामले दर्ज है। सुमित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक चतरा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। आरोपी से हथियार और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद हुई है। आगे की कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही ताकि संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों तक भी पहुंच बनाई जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।